क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है डिफरेंट एग्ज़ाम्स के यूपी पीसीएस लोअर जितने भी एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग के होते हैं और उनकी ये कई सालों पुरानी सारे क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया गया है एक साथ। तो ये रिवीजन के पर्पस से बेस्ट होता है कि आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जा रहे हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में 4-5 वीडियो बने हैं, उनको आप देख सकते हैं। पॉलिटी का चल रहा है और अब कोशिश करूँगी थोड़े बड़े वीडियो बने जिससे कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम के पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो ये प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये करी थी बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये इसमें कहा गया था कि जो उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में था, इसमें भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो ये 4 दिए हुए हैं। तो इसमें केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल जो था, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। यही पहले ही वाली व्याख्या इसकी हो जाएगी। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, प्रियम्बल का। भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान है। प्रस्तावना उद्देशिका संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। जैसे इंडेक्स जो बनता है, बिल्कुल सेम आप वैसे समझ सकते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जाता है कि इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। 4 ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे। तो N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा को लिया गया है। तो लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका को ही जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और ये किसने कहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। KM मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। मुंशी ने क्या कहा है? कि ये राजनीतिक जन्मपत्री है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 22 जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये सारे ही सही हैं कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यहाँ प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, लोकतांत्रिक समाज है और कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना ही इसको निरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। इसमें लिखा हुआ है ना कि प्रस्ताव भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, सेकुलर। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा सही भाव व्यक्त करता है कि भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यही डी ऑप्शन करेक्ट है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यही मतलब है धर्मनिरपेक्ष का कि किसी विशेष धर्म को नहीं हम लोग प्रमोट करते हैं।
भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल ही नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी, अर्थात राज्य धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा। निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? जो राज्य धर्म विरोधी हो, जो राज्य अधार्मिक हो, वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो, जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, तो यही होना चाहिए। वह राज्य जो सभी धर्मों के राज्य का धर्म घोषित करता हो, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट है कि वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो। देखिए, अभी तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है, पर जब एग्ज़ाम में आता है तो एक तो एग्ज़ाम प्रेशर होता है, तो उसमें ये इजी क्वेश्चंस भी हमारे रॉन्ग होने लगते हैं, इसलिए रिवीजन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में कहाँ व्याख्या की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, या संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं है। तो इसका यही है कि इनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात कही गई है, उनकी इन 3 मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में व्याख्या की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना पूछा जाता है ना, कितने तरीके की स्वतंत्रता है? तो विचार, इसको हम थॉट, बिलीफ, रिलीजन, ट्रस्ट, यही सब तो है। उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन मूल अधिकारों में किया गया है। मूल कर्तव्यों के भाग में नागरिकों के लिए सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जैसी बातें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने से संबद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, साम्यवादी राज्य नहीं है। तो साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है, जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किसमें स्पष्ट किया है? तो ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया है। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1973 द्वारा स्पष्ट किया गया था। तो जैसे कहा गया है कि ऐसे कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जिसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दे। और ये पूछा जाता है, और बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? ये कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? तो इसमें तो कोई नहीं है, शंकरी प्रसाद, इंदिरा साइनी दवे, क्योंकि केशवानंद में है, तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि, तो ये सब है, पर बजट कहीं भी नहीं है, ठीक है। बजट का नाम कहीं भी नहीं है। जो 112 में है वो वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। यह फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसी में वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण बजट कहा जाने लगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, चैप्टर 5, जिसमें आर्टिकल, शेड्यूल एंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।